तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस विद्या क्लासेस में। थोड़ा क्षमा चाहूँगा, ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा मैं व्यस्त हो रहा था, ऑनलाइन क्लास नहीं आ पा रही थी। आप लोगों के ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, उसको देखते हुए जैसा कि हमने आपसे कहा था और मैंने और लोगों के सामने भी ये वाली बात कही थी कि ज़्यादा उछल मत, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। वो कहानी आज मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा शोर हो सकता है, लाउड हो सकता है क्योंकि बाहर सड़कें चल रही है ना, तो आप कॉपरेट कीजिएगा। भाई पंखे की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि गर्मी बहुत है, बिना पंखे के शूट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप डी में जो आपके सपोर्ट हमें मिले हैं, सपोर्ट्स आपके मिले हैं, उस आधार पर आपने देखा होगा कि 25 में से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं। अब ये तो रही थी स्टार्टिंग के शिफ्ट की बात। अब जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी ना, थोड़ा थोड़ा आपको क्या मिल सकता है, एक अलग लेवल देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस का। तो वो अलग लेवल क्या होने वाला है, इसके लिए आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में प्रयास करूंगा कि कुछ बच्चे करंट अफेयर से बहुत डर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैटिक या फिर करंट अफेयर जो हमारे सामने है, जितना मुझे आता है वो मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की क्लास हमारी डेली चल रही है, सर हमारी बहुत अच्छी क्लास ले रहे हैं और साथ ही मैं विद्या क्लासेस की टीम को, पूरी विद्या क्लासेस की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे ऑफलाइन में व्यस्त होने के कारण भी ऑनलाइन को बखूबी संभाल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की क्लास। एक सेकंड दीजिएगा, यस चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको जो ध्यान रखना है, जहाँ ये क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद करने होंगे, है ना। 1 से लेकर 20 तक के तो याद कर लेंगे ना आप, कोई बात नहीं, अभी लिख के दे रहा हूँ, अभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और उससे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कृष्ण जी का नाम लेकर। तो पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट आता है वो आता है हाइड्रोजन, 1H1, ठीक है जी, 1H1। इसके बाद आता है आपका हीलियम, 2He4। देखिए कुछ के एलिमेंट के ना आपको जो नंबर मिलेंगे वो थोड़े हाई मिलेंगे, मतलब ये आपका अणुभार होता है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो कहीं कहीं आपको डबल मिलेगा और कहीं कहीं डबल से भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं डबल लिखूंगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पर मैं नॉर्मल लिख दूंगा, ठीक है ना, चलेगा। बात करते हैं 3Li6, 4 बेरिलियम, 8 5 बोरॉन, 10 6 कार्बन, 12 7N 14 8O 16 9F 18 10 नियॉन 20। ये 10 हो गए, 10 और लिखने हैं हमें, यहाँ पे लिख देते हैं 11 Na 23 12 Mg 24 13 एल्यूमिनियम 26, भाई 27 होता है, पॉइंट्स में आएगा 27, हम 26 लेकर चलेंगे, ठीक है ना, चलेगा। 14 सिलिकॉन 28 15 फास्फोरस 30 16 सल्फर 32 17 क्लोरीन 35.5 18 ऑर्गन 36 19 पोटेशियम 38 और 20 कैल्शियम 40, ठीक है ना। ये आपके 20 एलिमेंट हैं जो आपको केमिस्ट्री में फ़िलहाल याद रखने, क्या रखने, फ़िलहाल याद रखने। अब सबसे पहले जो एलिमेंट है आपके सामने वो कौन सा आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने डिस्कस में करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप ऐसे H लिखिएगा और चारों तरफ बना दीजिएगा एक ऐसा राउंड गोला बना दीजिएगा, ठीक है साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन से क्वेश्चन ये बनता है भाई कि हाइड्रोजन सबसे हल्का क्या है, तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। आपने नाम सुना होगा जो लोग साइंस साइड से हैं कि पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी मेरे बोर्ड के ठीक ऊपर लगी हुई है, ठीक है, आपको दिखेगी नहीं वरना फोकस नहीं बन पाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी जो होती है उस आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है आपका, हाइड्रोजन है, और सबसे हल्का तत्व भी कौन सा है, हाइड्रोजन ही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व, आवर्त सारणी का सबसे
सबसे पहला तत्व भी यही है। ठीक है जी। और बात करते हैं हाइड्रोजन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी होने वाली है आपकी? हाइड्रोजन होने वाली है। और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसी अधातु है, सारी गैसेस किस में आती हैं? अधातु में आती हैं। एकमात्र ऐसी अधातु है जिस पर धनावेश है, एकमात्र धनावेश युक्त गैस, गैस या अधातु। ठीक है जी। अधातु क्या होती हैं? अधातुएं वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं या ऋणावेश बनाते हैं। धातु क्या तत्व होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन का दान करके धनावेश बनाते हैं। ठीक है ना। तो दो बात ध्यान रखनी है, धनावेश पर या फिर धातुओं पर धनावेश होता है और अधातुओं पर ऋणावेश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, ये बात हो गई एकमात्र धनावेश युक्त गैस या अधातु कौन है? हाइड्रोजन है। और बात करते हैं भाई। ठीक है जी। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है और जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी 1 है, सेम सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन विहीन तत्व है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? न्यूट्रॉन विहीन तत्व है कौन? हाइड्रोजन। मतलब कहने का क्या है कि भाई साहब इनके बीच में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगर आपसे पूछे ना न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें से इसको माइनस करना होता है। 4 में से 2 गए 2, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन है। 6 में से 3 गए 3, यानी इसमें 3 न्यूट्रॉन है। 1 में से 1 गया 0, यानी कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। डैट मीन्स ये कैसा है? न्यूट्रॉन विहीन तत्व है। आ रही बात समझ में? चलेगा। और हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? और आगे चलते हैं। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। ये प्रश्न आपका बनने की संभावना बनती है। ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है साहब, चलेगा। और देखते हैं भाई हाइड्रोजन के बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है जी। और हाइड्रोजन का प्रयोग करके ऐसे फ्यूल्स का निर्माण हो रहा है जिनसे आप वाहन चला पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप वाहन चला पा रहे हैं, ऐसे ही आप हाइड्रोजन का प्रयोग करके क्या चला पाएंगे? वाहन चला पाएंगे। ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है उसको बनाने का ठेका टाटा इंडस्ट्रीज़ को दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको जल्दी ही टाटा के द्वारा बनी हुई हाइड्रोजन बस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। चलिएगा। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आपके हाइड्रोजन से आते हैं। इसके अलावा बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो आपके कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन रखती है, कार्बन के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन करती है। यानी कि कार्बन से रिएक्शन करने के बाद जो आपका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है जी? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है जी? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। रूम में मैं इस समय अकेला हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मेरा फेस हट भी जाए तो आप परेशान ना हो, आपको केवल कंटेंट से मतलब है, मेरे फेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। चलेगा। तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन करती है। किसके साथ मिलकर? कार्बन के साथ मिलकर। ठीक है ना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है हाइड्रोकार्बन से, यहीं पर लेकर चलते हैं जब आप टॉपिक पर आई गए हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक है आपके पास, मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। स्पीड अगर मेरी तेज़ हो रही है तो मैंने आपको बताया है, आप 0.75 पर स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलेगा। मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या फॉर्मूला होता है? CH4 इसका फॉर्मूला होता है। CH4 का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यस, ये हाइड्रोकार्बन हो जाता है। हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। यस,
इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मीथेन में कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनके नाम भी चेंज होते हैं। ठीक है, जो हम लोग जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं पहले ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, उनको ये वाली बात मैंने बहुत अच्छे से कराई है। ठीक है, कहानी आगे की बाद में बताऊंगा, पहले इस पर चलते हैं। तो मीथेन के अलावा अगर आपने लिख लिया C2H6 आपने लिख लिया मान लीजिए, या नंबर ऑफ कार्बन आपने बढ़ा दिए तो नाम और चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपने C3H8 लिख लिया, नाम और चेंज हो जाता है। आपने C4H10 लिख लिया तो नाम और चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको सारे याद नहीं करने होते। ये हो जाता है आपका एथेन, ये हो जाता है आपका प्रोपेन, और ये हो जाता है आपका ब्यूटेन। ये क्या हो जाता है आपका? ब्यूटेन हो जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन को अगर आप मिला दें तो ये दोनों गैस कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपके LPG जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ लिया गया है। ठीक है साहब, तो LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। कौन? LPG। LPG में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलेगा। मैं दोबारा से किस पर आता हूँ? मैं दोबारा से किस पर आ रहा हूँ? मैं दोबारा से मीथेन गैस पर आ रहा हूँ। ठीक है साहब, मीथेन गैस की अगर बात करें, ठीक है, मीथेन गैस की अगर आप बात करें तो मीथेन गैस को एक नाम और दिया गया है। वो नाम क्या है? उसे कहते हैं मार्श गैस। क्या कहा गया है? मार्श गैस कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो मीथेन गैस होती है वो कहाँ कहाँ से निकलती है या कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मीथेन गैस है इसके स्रोत क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले तो दलदली भूमि, दलदली भूमि से मीथेन गैस प्राप्त होती है। ठीक है जी, मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसके अलावा जो पशु जुगाली करते हैं, पशु जुगाली, जुगाली मतलब जो अपना भोजन चबाते हैं, उसमें कौन सी गैस निकलती है? आपकी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है ना, एक सेकंड चेक कर लें कहीं कट तो नहीं रही वीडियो। नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है जी, दलदली भूमि हो गई आपकी, पशु जुगाली हो जाती है। इसके अलावा मीथेन गैस कहाँ निकलती है? तो जो आपकी बायोगैस होती है, बायोगैस होती है, वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? मीथेन गैस मिलने वाली है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? आपका मीथेन होता है। ठीक है जी, और मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई और आगे चलते हैं। और कहाँ मिलेगी मीथेन गैस? आपको ऊपर लिख देता हूँ। इसके अलावा मीथेन गैस आपको मिलती है कोयले की खानों में। कोयले की खान में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कहाँ मिल जाएगी आपको? धान के खेत में, धान के खेत में भी आपको क्या मिल जाएगी? मीथेन गैस मिल जाती है। ठीक है जी, मीथेन गैस जो है, मैं कहा था आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें आज। ठीक है ना, मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन एक हरित प्रभाव गैस है। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मीथेन है वो कैसी गैस है? हरित गृह प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, हरित गृह प्रभाव देने वाली गैस है। काफ़ी लाइट हो गया, एक सेकंड। हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। ठीक है जी, हरित गृह प्रभाव वाली गैस है कौन? आपकी मीथेन। अब भैया हरित गृह प्रभाव क्या होता है? कुछ गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी हैं जो क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में पहुंच जाती हैं। ठीक है जी, क्षोभ मंडल क्या है जी? तो आपकी जो धरती है, जो आपकी पृथ्वी है, उससे कुछ किलोमीटर ऊपर जाने पर कुछ अलग अलग प्रकार की लेयर्स हमारे सामने आती हैं। उन लेयर्स को क्या कहा गया है? मंडल कहा गया है। क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, एक सेकेंड, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है इसलिए मैं इसको डीपली नहीं कर सकता। सर आपको डीपली पढ़ाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट सर बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आई सैल्यूट देम, दे आर ऑल द टीचर्स आर बेस्ट। यस, चलिएगा। तो हरित गृह की बात करें तो हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस आती है? मीथेन गैस आती है। तो हम कहाँ थे? क्षोभ मंडल पर थे। पृथ्वी से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको 5 मंडल मिलेंगे। पहला क्षोभ मंडल,
उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। तो सबसे पहला जो मंडल आता है, सबसे पहली परत आती है, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं, या बात ये समझ लीजिए कि जो आपने गैसें पढ़ी हैं ना अधिकतर, वो सारी गैस मान लीजिए। तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उड़ती हैं, ज़मीन से उठती हैं और क्षोभ मंडल में जाकर एकत्र हो जाती हैं। क्षोभ मंडल में जब ये गैसें जाकर एकत्र हो जाती हैं तो जो सूरज से किरणें आती हैं वो किरणें धरती पर पहुंचती हैं। यहाँ से सूर्य के प्रकाश का विकिरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का विकिरण होगा तभी धरती की गर्मी थोड़ी कम होगी। धरती की गर्मी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है ना। अब जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है, हीट छोड़ रहा है, उसके बाद वही प्रकाश वापस कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में पहुंचने का प्रयास करता है। परंतु वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है उसमें कौन सी गैस बैठी हैं, हरित गृह गैसेस बैठी हुई हैं। कौन कौन सी होती हैं अभी बताऊंगा, है ना। ये हरित गृह गैस क्या करती हैं, ये हरित गृह गैस क्या करती हैं, ये आपकी जो आने वाली कंडीशंस हैं, मतलब आने वाला विकिरण है, उसको रोक कर दोबारा से कहाँ भेज देती हैं, ज़मीन पर भेज देती हैं, आपकी धरती पर भेज देती हैं, जिस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे हर वर्ष आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि ये गैसेज जो हैं ये विकिरण को, सौर विकिरण को वापस जाने ही नहीं दे रही, जिसके कारण एक बहुत ही भयावह घटना होती है जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जितने भी आपके ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने के साथ ही जल स्तर जो है समुद्र का वो बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हरित गैस प्रभाव और बनेगा। ठीक है, जितना प्रभाव और बनेगा उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ठीक है जी, आप सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो था आपका कॉन्सेप्ट किसका, हरित गैस, हरित गृह प्रभाव का। अब इनमें कौन कौन सी गैस आती हैं फटाफट एक बार चेक इन कर लेते हैं। तो एक गैस तो ये हो जाती है, कौन सी आपकी, मीथेन। कौन सी हो गई, मीथेन हो गया। मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि भैया एक गैस हो गई आपकी मीथेन। दूसरी गैस कौन सी हो जाती है, आपने नाम सुना होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपने नाम सुना होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया रात के समय अंगीठी जलाकर, बंद कमरे में रात के समय अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये ब्लड में मिलकर ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना, चलेगा। मीथेन हो गया, CO2 हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा CFC। क्या देखने को मिलेगा आपको, CFC देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा H2O। H2O इज कॉल्ड जलवाष्प। पानी नहीं है भैया, जलवाष्प है। जल से जलवाष्प बनेगी, है ना। चलेगा, यहाँ तक दिख रहा है क्या, एक सेकंड रुकेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, यस दिख रहा है, यस तो चलेगा। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। ठीक है साहब, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, यस इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस गैस टाइप। CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, बहुत खतरनाक गैस है भाई साहब। और H2O जलवाष्प। मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी का जल स्तर बढ़ेगा, जितना जल स्तर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सूर्य के द्वारा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण क्या होता है, जब जल वाष्प के रूप में उड़ना शुरू हो जाए, भाई जल से जलवाष्प बनती हैं और उस क्रिया को क्या कहते हैं आप, वाष्पीकरण कहते हैं। तो जितना ज़्यादा जलवाष्प का वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए भाई, तो मीथेन के बारे में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। CO2 के बारे में आप भली बातें परिचित हैं। CO2 कौन सी गैस होती है, जो हम लोग छोड़ते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान। CO के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेन जो मैं आना चाह रहा हूँ ना, वो CFC पर आना चाह रहा हूँ। CFC बहुत खतरनाक गैस है। ठीक है जी, इसका पूरा नाम लिखिएगा सबसे पहले तो आप। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति उत्पन्न करवा दी थी। लगभग 1987 की बात है। 1987 में USA में एक ओजोन होल देखा गया। क्या देखा गया, ओजोन होल देखा गया। ओजोन लेयर होती है आपके समताप मंडल में, है ना। ओजोन होल जो है आपका, वो अगर ओजोन क्या है ये बताता हूँ सबसे पहले आपको। जो ओजोन आपके लेयर है समताप मंडल में, क्षमा चाहूँगा, समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर है आपकी, वो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। अगर वो पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, सन बर्न हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है,
उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वापस ऊपर ही ट्रांसफर कर देती है। पर ये वाले भाई साहब जो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन का एक परमाणु ओजोन के 100 अणुओं को तोड़ने की शक्ति रखता है। कार्बन का एक परमाणु ओजोन के 100 अणुओं को तोड़ने की शक्ति रखता है, जबकि अणु बड़ा है फिर भी उसको तोड़ने की शक्ति रखता है। इसीलिए कब की बात है, 1987 की बात है, 86-87 की बात है, 1986 की बात है शायद से, कंफर्मेशन एक बार देखना पड़ेगा मुझे, 1986 या 7 है, ठीक है ना, चलेगा। तो 1986 है शायद से, है ना, ये 6 कर लीजिएगा इसको आप, 1986, एक सेकंड, नहीं 7 ही है, ठीक है, फिर 1996 आ जाएगा भी, ठीक है। तो 1987 में क्या होता है, USA में ओजोन लेयर में एक छेद हो जाता है जिसको हम लोग ओजोन होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। वो किस कारण से होता है, वो इस गैस के बहुत अधिक प्रयोग के कारण होता है, ठीक है। इस गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे थे, हम लोग AC चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, प्रशीतक चलाते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोग कूलेंट का यूज़ करते हैं। उन सब में कौन सी गैस निकला करती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ भली मात्रा में हुआ करता था। इसके अलावा जितने भी कार्बन सब्सटेंस हैं जो जल रहे हैं उन सब में से भी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CFC और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये सारे ओजोन लेयर के लिए खतरा हुआ करती थी। इसीलिए क्या किया गया, 1987 में USA सरकार द्वारा एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है आपका, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है जी। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में है। यहाँ पर जाकर जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ तो बताया गया कि भैया CFC पर क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, CFC को बैन कर दिया गया, सरकार के द्वारा इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसके स्थान पर फिर और गैसेस का प्रयोग किया जाने लगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वाकई में बैन हो गई थी या नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी गैसेस कौन सी हैं आपकी, हरित गृह प्रभाव रखने वाली गैसेस होती हैं। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है जी। आई बात समझ में आपको, चलेगा, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। और इससे आगे कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ कि भैया जो आपका H2O है, जल वाष्प है, वो भी आपका हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए आप प्रयास करें कि ज़्यादा पानी को ना बहाया करें, इसलिए कहा जाता है कि पानी को वेस्ट ना किया जाए। खैर चलेगा, और आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात कर रहे थे हम किसकी, हाइड्रोजन की। अभी तो 20 पढ़े हैं, ठीक है, अभी तो एक हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन से इतने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसी गैस है जो क्षोभ मंडल को पार करके भाई साहब समताप मंडल में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, दूसरी लेयर जो है ना आपकी, समताप मंडल में पहुंच जाती है। रीज़न क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि भाई साहब सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्का तत्व है। क्या है, सबसे हल्की गैस भी है, सबसे हल्का तत्व भी है। इस वजह से क्या होता है, ये उड़ती जाती है और क्षोभ मंडल को पार करके कहाँ पहुँच जाती है, समताप मंडल में पहुँच जाती है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नई अब मिली होंगी। इसके अलावा अगर अब आगे बात करते हैं किसकी, हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम से क्या क्वेश्चन बनेगा, हीलियम से क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पे इसको राउंड आउट कर देता हूँ। हीलियम यानी कि He, आप दोबारा से एक सर्कल बनाइएगा इस प्रकार से, हीलियम, ठीक है। तो पहली बात करें तो हीलियम जो है आपकी सबसे हल्की अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। यहाँ पर क्या था, सबसे हल्की गैस थी, यहाँ पर क्या है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। अक्रिय गैस कौन सी होती है, अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। अक्रिय का मतलब क्या होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। अब अक्रिय क्यों है ये वाली गैस, क्योंकि इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 4 शेल होते हैं, 4 कक्षक होते हैं, KLMN, ठीक है ना। अब जिसमें भी जितने भी कक्षक होंगे, इसमें 2 कक्षक होते हैं, दोनों फुल भरे होते हैं। पूरे भरे होने के कारण ये गैसें किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है साहब। जिसके बैंक अकाउंट में फुल पैसा होता है वो काम वाम नहीं करता, ऐसे आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो हीलियम जो है आपका क्या है, इसके आउटर मोस्ट फुल भरे होते हैं, वायु कक्षक पूरे भरे होते हैं। इस वजह से ये गैसें कैसी हैं, अक्रिय गैस है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है, एक बात। दूसरी बात देखिएगा, हीलियम का प्रयोग और कहाँ करते हैं, हवाई गुब्बारों को, हवाई गुब्बारों में क्या करते हैं आप, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैलून्स होते हैं जिसमें लोग बैठ कर जाते हैं, उसमें किसका प्रयोग करते हैं आप लोग, हीलियम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गोताखोर हो गए या पर्वतारोही, गोताखोर या फिर पर्वतारोही अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन गैस लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है जी। तो गोताखोर पर्वतारोही हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हीलियम गैस का प्रयोग नाइट्रोजन के साथ, हीलियम गैस का प्रयोग किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हीलियम से इस लेवल के क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना पूरी है। ठीक है साहब, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट आता है आपका लिथियम। कौन आता है जी, लिथियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें सबसे हल्की गैस, हीलियम की बात करें सबसे हल्की अक्रिय गैस। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, लिथियम की। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन होने वाली है आपकी, लिथियम होने वाली है। क्योंकि परमाणु भार जो है मात्र क्या है इसका, 6 है। तो सबसे हल्की जो आपकी धातु होने वाली है वो कौन होने वाली है जी, लिथियम होने वाली है। कौन होने वाली है, लिथियम होने वाली है। इसके अलावा बात करें किसकी, कार्बन की। तो भाई साहब इन दो को छोड़ रहा हूँ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है हम वो लेके चल रहे हैं, समय इतना नहीं है अपने पास। ठीक है साहब, चलेगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन अपने आप में एक एक्स्ट्रा क्या रखता है, इमेज रखता है इन 20 के बीच में। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी थी, क्या बनाया था, हाइड्रोकार्बन बनाया था। कहाँ गया ये रहा, ठीक है जी। क्या बनाया था जी, हाइड्रोकार्बन बनाया था। हाइड्रोकार्बन से इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके अलावा बात करें कार्बन क्या है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कहने को तो अधातु है, परंतु ना तो धातु की तरह व्यवहार करता है ना ही अधातु की तरह व्यवहार करता है। फिर कार्बन करता क्या है, ठीक है। मुझे सारा कुछ हटाना पड़ेगा कार्बन को समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको फटाफट रफ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सी, और चारों तरफ बना लीजिए राउंड, सी फॉर कार्बन। चलिए कार्बन की बात करें तो कार्बन का सबसे पहला गुण ये आता है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ या फिर क्या कहें हाइड्रोजन के साथ सह संयोजी बंध बनाता है। सह संयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है भैया, सह संयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है कि भैया 2 आप मुझसे ले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी 2 आपसे मैं ले लूँगा और हम दोनों में क्या हो जाएगी, एक साझेदारी हो जाएगी। मैथ वाले इस बात को बहुत अच्छे समझते होंगे, साझेदारी वाले प्रश्न आपने करे होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से साझेदारी होने पर क्या बनता है, एक बंध बनता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड। फटाफट से देखते हैं स्पीडली। तो नंबर फर्स्ट होता है आपका एकल बंध, नंबर दूसरे पर होता है आपका द्विबंध और नंबर तीसरे पर होता है आपका त्रिबंध। ठीक है जी। एकल बंध को सिंगल लाइन द्वारा, द्विबंध को डबल लाइन द्वारा और त्रिबंध को 3 लाइन द्वारा दिखाया जाता है। जहाँ पर एकल बंध आपको दिख जाए, ऐसे यौगिक या ऐसे बंध को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतृप्त यौगिक या संतृप्त बंध कहा जाता है। जहाँ पर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पर आप कहोगे असंतृप्त,
संतृप्त यौगिक या असंतृप्त बंधन को कहा जाता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चलेगा। अभी आपने CH4 का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पर आपने क्या देखा था कि वहाँ सिंगल बॉन्ड था, इसका मतलब वो किस समूह में आ गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया। क्या कहेंगे आप उसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देंगे। ठीक है जी, और बात करते हैं भाई साहब कार्बन के बारे में। तो कार्बन अपने आप में कुछ अपर रूप रखता है। क्या रखता है? कुछ अपर रूप रखता है। अपर रूप क्या होते हैं कि भैया कार्बन के अन्य रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं? फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार। एक आता है आपका सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीरा है सदा के लिए। दूसरा आता है आपका ग्रेफाइट। क्या आता है जी? ग्रेफाइट आता है। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? फुलरीन। क्या आता है जी? फुलरीन आता है। चौथे नंबर पर आएगा आपका कोयला। ठीक है जी। पाँचवें नंबर पर आएगा आपका लैंप ब्लैक। ठीक है जी। हीरे के बारे में आपको पता होगा कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर क्या है? पदार्थ है। पर अब क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि हीरा क्या है? सबसे कठोर अधातु है। क्या है जी? सबसे कठोर अधातु है। अधातु से याद आया, चलिए बाद में बताऊंगा क्या याद आया। ठीक है साहब। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर अधातु है। अधातु क्यों है? क्योंकि भाई साहब कार्बन से बना है, और कार्बन से बना है तो अधातु ही होगा, है ना। चलिए भाई हीरे की और बात करते हैं। तो हीरे में जो संरचना है वो कैसी पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीरे में चतुष्कोणीय संरचना पाई जाती है। चतुष्कोणीय संरचना पाई जाती है किसमें? हीरे में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें, जो हीरा है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो हीरे का प्रयोग कांच काटने में, या फिर चट्टानों को भेदने में, चट्टान भेदन में आप हीरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आभूषण बनाना एक कॉमन बात हो जाती है। हीरे की बात करें तो हीरे में आपको पता है, हीरा प्रकाश में आने पर 7 प्रकार के रंग देता है। वो किसके कारण देता है? इसे कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा आपका 7 रंग देता है। ठीक है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका, समुद्र की मरीचिका। ठीक है। इसके अलावा इंद्रधनुष का बनना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। आपके एग्जाम में ये बहुत रेलिवेंट होगा, इतना मुझे संभावना है, पूरी संभावना है। ठीक है साहब। ये क्वेश्चन किससे बन गए? आपके हीरे से बन जाते हैं। ठीक है ना। ग्रेफाइट की बात करते हैं भाई। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आपने देखा होगा कि भाई साहब आप जो पेंसिल बचपन में यूज़ करते थे, तो पेंसिल की जो नोक है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है ना। पेंसिल के बीच का भाग जो होता है काला काला सा, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट वैद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है जी? सुचालक होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हीरे के बारे में ध्यान रखिएगा। हीरा जो होता है वो वैद्युत का क्या होता है? अचालक होता है। क्या होता है जी? वैद्युत का अचालक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा। तो ग्रेफाइट क्या होता है? वैद्युत का सुचालक होता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलेगा। और ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं कि ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो 2300 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस ग्रेफाइट का गलनांक होता है। अगर आप ग्रेफाइट को 2300 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट आपका हीरे में परिवर्तित हो जाएगा। करने का प्रयास मत करना, 2300 टेम्परेचर बहुत होता है भाई साहब, बचोगे नहीं। ठीक है साहब। चलेगा। पहली बात मुझे पता है आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, इतने मेहनती नहीं हैं हम लोग, हमें पता है। ठीक है साहब। चलेगा। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है आपका किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। यहाँ पर लिख रहा हूँ नाभिकीय भट्टी। तो क्या करें? नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, किसके रूप में? मंदक के रूप में। किसका प्रयोग करते हैं आप? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में। मंदक का मतलब क्या होता है? पहली बात, नाभिकीय भट्टी क्या होती है?
आपने नाम सुना होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं असल में वही क्या कहलाती हैं, नाभिकीय भट्टी कहलाती हैं। हमारे यहाँ बुलंदशहर नरोड़ा में एक परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, वहाँ पर एक क्रिया होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो नाभिकीय भट्टी है आपकी, इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग करके बमबारी कराई जाती है। वो बमबारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे परमाणु बम फटता है ऐसे वो फटती है, ठीक है साहब। अब उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को रोकने के लिए या इस ऊर्जा को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। क्या केवल ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग भारी जल का प्रयोग भी करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या फॉर्मूला होता है जी? D2O। अरे ये बताना रह गया भाई हाइड्रोजन में, कोई बात नहीं, अब दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। भारी जल क्या होता है? D2O होता है, ठीक है जी। ये दोनों क्या यूज किस में काम आते हैं? मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये तो केवल मंदन का काम करते हैं। मंदन का मतलब ये केवल उसके ताप को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, यानी कि अभी रोकने के लिए कुछ और प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब परमाणु भट्टी की बात आई गई है या नाभिकीय भट्टी की बात आई गई है, तो नाभिकीय भट्टी में या इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए हम लोग कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। कैडमियम की छड़ या फिर बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। दो चीज़ प्रयोग कर सकते हो आप नियंत्रित करने के लिए, कैडमियम की छड़ या फिर बोरॉन का प्रयोग आप नाभिकीय रिएक्टर्स में कर सकते हो, ठीक है साहब। ये क्वेश्चन किससे बन के आया आपके? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट की संरचना आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रेफाइट है आपका, जैसे यहाँ पर आपका हीरा कैसा था? चतुष्कोणीय संरचना रखता था। इसी प्रकार से ग्रेफाइट जो है आपका षष्ठकोणीय संरचना रखता है। षष्ठकोणीय संरचना रखता है। कौन? आपका ग्रेफाइट षष्ठकोणीय संरचना रखता है। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगला आता है आपका फुलरीन। भाई साहब फुलरीन काले रंग के हीरे के समान होता है, बड़ा प्यारा लगता है देखने में, ठीक है ना। मैंने भी ऑनलाइन देखा है, मुझे बड़ी इच्छा है फुलरीन देखने की, ठीक है ना, चलेगा। तो फुलरीन जो होता है इसके बारे में बात करें तो इसका आकार पूछा जाता है, ये फुटबॉल की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? फुटबॉल की आकृति का होता है। और बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो षष्ठकोणीय हो गई, षष्ठ के बाद क्या आएगा? अष्टकोणीय। आप ये कोणीय ना समझें, ये अष्टफलकीय भी हो सकता है, षष्ठफलकीय भी हो सकता है और चतुष्फलकीय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? कोणीय संरचना आ गई। किसकी? फुलरीन की। बड़ा चमकदार होता है, बड़ा प्यारा होता है, जब भी मेरे दिमाग में ये आता है बड़ा मन करता है इसको देखने का, ठीक है ना। भाई कोयले के बारे में आप परिचित हैं, ठीक है जी। कार्बन का सबसे अधिक प्रयोग या सबसे ज़्यादा कार्बन जो आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा? कोयला में मिलेगा। फिर बात करते हैं किसकी? लैंप ब्लैक की। लैंप ब्लैक क्या होता है? लैंप ब्लैक आपने देखा होगा कि दिया जलता है। पहले जो यूज़ होता था ना, दिया यूज़ होता था। और केरोसिन का क्या यूज़ होता था? केरोसिन का, मिट्टी के तेल का लैंप जला करता था। तो उसमें चिमनी की चारों तरफ काला सी इकट्ठी हो जाती थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लैंप ब्लैक कहते हैं। लैंप ब्लैक का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ लिया जाता है कई बार। तो लैंप ब्लैक जो है ना, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कार्बन आपको शुद्ध रूप में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है साहब। लैंप ब्लैक हो गया। अब लैंप ब्लैक का यूज़ क्या है? तो एक तो स्याही बनाने में, स्याही या फिर कहें तो काजल, त्रिआखा का योग काजल बनाने में ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लैंप ब्लैक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जो हम लोग ये मार्कर यूज़ कर रहे हैं ना, ब्लैक वाला मार्कर, उसकी इंक बनाने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लैंप ब्लैक का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। स्याही या काजल बनाने में इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा बूट पॉलिश, कौन सी पॉलिश? जूतों की पॉलिश बनाने में, पॉलिश लिख रहा हूँ केवल, जूतों की पॉलिश बनाने में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? लैंप ब्लैक का प्रयोग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं आपके, वैसे तो कार्बन बहुत बड़ा है भाई साहब, इस समय यहाँ सारा कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना आगे वाले शिफ्टों में है, इन्हें हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है जो आज आपको कराए गए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रह गया था, मैं आया था ना D2O पर, तो D2O कहाँ से आया? ये D2O क्या है? D2O हाइड्रोजन का ही अपर रूप है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम जो होता है वो 1H1 की फॉर्मेट में होता है,
ठीक है। जो ड्यूटीरियम होता है वो 1H2 की फॉर्मेट में होता है, और जो ट्रीटियम होता है वो 1H3 की फॉर्मेट में होता है। 1H2 क्या है? D2O। D2O का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1H2, ये हो गया D2O का फॉर्मूला, यानी कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, यस, वो कौन है? ड्यूटीरियम है, और फॉर्मूला क्या हो जाता है? D2O हो जाता है। ट्रीटियम क्या है? ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है हाइड्रोजन का। रेडियो एक्टिव से क्या अभिप्राय है? रेडियो एक्टिव से मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से किरणें निकलती हों, क्या निकलती हों? अपने यहाँ प्राकृतिक रूप से किरणें निकलती हों, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम रेडियम का, कुछ समय पहले कुछ बैंड चले थे, बैंड, और एक वो भी आती है वॉच, जिनमें ऑटोमेटिक सी लाइट सी जलती है ना, जबकि लाइट उसमें होती नहीं। वो क्या होता है? रेडियम होता है, वो रात को चमकता है ना, यानी कि उसमें से क्या निकलती है? किरणें बाहर आ रही हैं। किस कारण से? क्योंकि वो क्या है? आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है साहब, आगे चले जाए। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। आपको लग रहा है कि भाई कि ये बंदा आपके सामने मेहनत कर रहा है, तो हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, अभी आगे चलते हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी और क्वेश्चन बचे हैं। चलेगा, तो हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? हम लोग कार्बन तक आ चुके हैं। नाइट्रोजन की बात करें, डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको नाइट्रोजन पर, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का प्रयोग मैंने अभी भी आपको लिखवाया था कि नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आप हवाई जहाज़ के टायरों में करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का प्रयोग चिप्स के पैकेट में किया जाता है। चिप्स के पैकेट में ये गैस आपकी नाइट्रोजन भरी जाती है। इसके अलावा कहाँ भरी जाती है? इसके अलावा टायरों में भरी जाती है। कहाँ पर? टायरों में भरी जाती है। इसके अलावा कहाँ भरी जाती है? फुटबॉल में भरी जाती है। कहाँ भरी जाती है भैया? नाइट्रोजन फुटबॉल में भरी जाती है, ठीक है जी। और नाइट्रोजन का प्रयोग सबसे इम्पॉर्टेंट है, अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अमोनिया बनाने में, किसमें? अमोनिया होता है NH3। अमोनिया से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि अमोनिया कहाँ से हमें, मतलब कहाँ पर हमें अमोनिया मिल जाती है। तो यूरिन जो होता है, मूत्र होता है यूरिन में जो गंध आती है, जो गंध होती है वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी किससे बन जाते हैं? अमोनिया से बन जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में आप भलीभांति परिचित हैं। ऑक्सीजन क्या होता है ये आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन से कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं एफ पर होता है फ्लोरीन। एफ होता है फ्लोरीन, ठीक है जी। फ्लोरीन से एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आप क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, यही पूछा जाएगा, वैद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सोडियम, और साथ में ले रहा हूँ मैं पोटेशियम। दोनों की वर्किंग सेम होती है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। फटाफट देखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम, इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सोडियम पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम पोटेशियम से सबसे पहले ये क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे अधिक, दोनों की बात कर रहा हूं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है जी? अभिक्रियाशील तत्व है। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी बाइक वालों को चैन नहीं, क्या करें? इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, पैदल घूम लिया करो। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं ये, ठीक है जी। इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि भाई साहब वायु में रखने पर जलने लगते हैं ऑटोमेटिकली। वायु में खुला रखने पर स्वतः जलने लगते हैं, स्वतः ही जलने लगते हैं, स्वतः ही क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं। सोडियम पोटेशियम, इसी कारणवश
सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है जी। अब भैया केरोसिन में डुबोकर ही क्यों रख रहे हो ये क्वेश्चन बन सकता है। भैया पानी में क्यों नहीं रख सकते और किसी में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो केरोसिन है ना भाई, केरोसिन सोडियम और पोटेशियम के मिलने पर ही बनता है। ठीक है, जो केरोसिन बनेगा आपका वो सोडियम पोटेशियम के उसमें तत्व होते हैं, अणु होते हैं, इस वजह से वो सोडियम पोटेशियम से रिएक्शन नहीं करते और इसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन को क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल कहते हैं। अब तो मिलना भी बंद हो गया, मिट्टी का तेल इसको कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए केरोसिन मिट्टी का तेल कहा जाता है। और सोडियम पोटेशियम, केरोसिन के अंदर सोडियम पोटेशियम में क्या मिलते हैं आपको? अणु मिल जाते हैं या तत्व मिल जाते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन कौन कौन से बने सोडियम पोटेशियम से भाई? ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, वायु में खुला लगने पर जल जाते हैं क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील है। ठीक है साहब, और जी केरोसिन में डुबोकर इनको रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम से वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ये किस समूह के तत्व हैं। ठीक है जी, ये किस समूह के तत्व हैं? तो जब पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, आज तो नहीं और कभी, कि जो सोडियम पोटेशियम है, ठीक है जी, ये फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं। किस समूह के? फर्स्ट ए समूह के। और इस समूह का नाम ध्यान रखिएगा, इन्हें क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनको क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट ए समूह जो है उसमें जितने भी तत्व रखे गए हैं उन सबको क्षार धातु कहा जाता है। और फर्स्ट ए में कौन कौन से समूह आपके तत्व रखे गए हैं चलिए चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है साहब, ये सारे फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं और इन सबको क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। देखिए सारी धातुएं किसे छोड़कर? हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को अभी आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन क्या थी? अधातु थी, फिर भी कहाँ रखा गया है? इनके साथ, क्योंकि ये धनावेश रखती है। ये हमारी आवर्त सारणी का एक अपवाद भी है। ठीक है ना, आवर्त सारणी बार बार याद आ रहा है तो आवर्त सारणी से भी एक आध क्वेश्चन देख लेना चाहिए। तो आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? मेंडलीफ के द्वारा। इनके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा। और इस समय जो हम आवर्त सारणी यूज़ कर रहे हैं उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और वो दी गई थी हेनरी मोज़ले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले के द्वारा दी गई थी और पुरानी वाली मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये क्या है? आपके फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं जिन्हें क्षार धातु कहा जाता है। इसके अलावा बात करें भाई, हाइड्रोजन आपको पढ़ा दिया, लिथियम पढ़ा दिया, सोडियम पढ़ा दिया, पोटेशियम पढ़ा दिया। ठीक है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किससे? सीजियम से। किससे बनता है? सीजियम से। एक तो सीजियम, और सीजियम के साथ भाई इसका नहीं है, किसी और का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ केवल गैलियम। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है जी, जो गैलियम मैंने लिखा है। सीजियम और गैलियम दोनों ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। एक सेकंड दीजिएगा, दिख रहा है, चलिएगा। तो सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। या आपने ऐसे हथेली पर रख दिया और पिघल जाएंगी। क्यों पिघल जाएंगी? क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। क्या होता है जी? गलनांक बहुत ही कम होता है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। और लास्ट में जो आपकी आती है नीचे वाली ये सारी रेडियो एक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? रेडियो एक्टिव होती हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। पीरियोडिक टेबल अब जहाँ में वाइट टॉपिक है, एकदम से हैंड टू हैंड समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका 10 नियॉन। नियॉन सेम कॉन्सेप्ट है किसके साथ? हीलियम के साथ, क्योंकि ये सारी अक्रिय गैस हैं। अब कौन कौन सी अक्रिय गैस होती हैं फटाफट लिखिए मेरे साथ आप। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है जी, मुख्यतः ये हमारी क्या है? अक्रिय गैसेज हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे क्या थे? क्षार धातुएं थी। जो क्षार धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे?
ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं भैया, ऑक्साइड। जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से क्रिया करेगी ना तो ऑक्साइड बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्षार धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई, क्षार धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये ना पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है साहब, साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। और ये केवल ग्रुप डी के लिए नहीं है, पैट आ रहा है उसमें, अन्य एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें भी यूज़फुल आपके लिए रहने वाली है। ठीक है साहब, चलेगा। एसएससी में आप इस यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है साहब, ऑक्साइड हो गया, क्षारीय हो गया। आगे चलते हैं भाई, किसके लिए हो गया, हम लोग नियॉन पर आ गए। ये सारी कौन सी गैसेज हैं, ये सारी आपकी अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, अक्रिय। और अक्रिय गैस क्या होती हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है साहब, चलेगा। आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है साहब, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीशियम से बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मैग्नीशियम वाले भैया ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। अगर आपको मैग्नीशियम जलाना है तो उसको जलाने से पहले आपको उसको रेगमाल से या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट से साफ़ करना पड़ेगा जहाँ पर फ्रिक्शन बनता हो, ताकि ये ऑक्सीजन की परत हट जाए, तब आप मैग्नीशियम रिबन को जला पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैग्नीशियम से कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। ठीक है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है। इसके अलावा इसको एंटासिड कहा जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में ये प्रयोग में आता है, एंटासिड, एंटासिड। ठीक है जी, इसके अलावा ये कहाँ मिलता है, MgOH का होल ट्वाइस इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इनो मिल जाएगा। जिसको पेट की समस्याएं होती हैं उसके घर में इनो जरूर मिल जाता है। आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आप कहाँ से बन जाने वाले हैं, मैग्नीशियम से बनने वाले हैं, या फिर अभी कल के एग्जाम में बने थे। चलिए भाई, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है आपके लिए एल्यूमिनियम। ठीक है जी, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपके घर में भी है, आपने देखी भी है। एल्यूमिनियम की बात करूँ तो आपके घर में भी है और आपने देखे भी है। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एक तो एल्यूमिनियम का गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस ऊपर का एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब हाई। गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, और जी आपके जेट प्लेन, आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं जेट प्लेन बनाने में एल्यूमिनियम का, जेट प्लेन। ठीक है जी, इसके अलावा हवाई जहाज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, जेट प्लेन हो गया। इसके अलावा रॉकेट बनाने में और सैटेलाइट, उपग्रह बनाने में। क्या हो रहा है यार, नींद आ रही है मुझे, इसका मतलब सैटेलाइट या फिर उपग्रह बनाने में क्या करते हैं आप, हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको एल्यूमिनियम के बारे में क्या रखनी है, बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, जो जेट प्लेन है इसे भारत की कौन सी कंपनी बनाती है, तो जेट प्लेन जो बनाती है हमारी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी बनाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जेट प्लेन बनाती है। और हाल ही में फ्रांस ने और रशिया ने, दोनों ने हमसे ये जेट प्लेन मांगने का प्रस्ताव रखा है। मतलब अब हमारे जेट प्लेन उनकी सेना में भी शामिल होंगे। ये आपके लिए बहुत गौरव का विषय है। ठीक है जी, और ये जो जेट प्लेन बनाई गए हैं HAL के द्वारा, जिसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है, इन्हें लाइट एयर क्राफ्ट कहा जाता है। लाइट एयरक्राफ्ट मतलब बहुत ही हल्के एयरक्राफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। हवाई जहाज़ में पारा ले जाना मना है, पारा ले जाना मना है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पारे के साथ अभिक्रिया करके अम्लगम बनाता है। क्या बनाता है जी? अम्लगम। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। क्या बनाता है? अम्लगम बनाता है। अम्लगम क्या होता है? अगर पारा आप एल्यूमिनियम की शीट पर डाल दें तो पारा एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा और एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। इस वजह से
एल्यूमिनियम, जो कि हवाई जहाज एल्यूमिनियम का बना होता है, उसमें पारा ले जाना मना है। आप पारा लेकर नहीं जा सकते, वरना क्या बन जाएगा, अम्लगम बन जाएगा, अगर गलती से भी वो उसके फ्लोर पर गिर गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि एल्यूमिनियम पारे से भी गिरा करके क्या बनाता है, अम्लगम बनाता है, जो कि एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके किससे, एल्यूमिनियम से। चलिए भाई सिलिकॉन की बात करते हैं, फटाफट थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ, मैं काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है आपकी। सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि भैया कहाँ पर यूज़ करते हैं आप, कंप्यूटर चिप बनाने में आप लोग प्रयोग करते हैं किसका, सिलिकॉन का। इसके अलावा सिलिकॉन का प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला भाई। सेमीकंडक्टर बनाने में क्या होता है, सिलिकॉन का यूज़ होता है। सिलिकॉन के अलावा ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है साहब। चलिए भाई फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तिल्ली होती है, लाल फास्फोरस, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे वो हथौड़े लिए रहते हैं पटाखे से फोड़ने के लिए, उसमें फास्फोरस का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साहब। सल्फर का प्रयोग ज़्यादा कुछ खास नहीं है हमारे लिए। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एक तो विरंजन के रूप में प्रयोग करते हैं, विरंजन कारक के रूप में प्रयोग होता है। विरंजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के रंग को उड़ाना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है साहब, विरंजक के कारण का यूज़ होता है। इसके अलावा विरंजक के अलावा पानी को शुद्ध करने में या पानी को साफ करने में भी प्रयोग होता है किसका, आपके क्लोरीन का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, आप लोग कभी तैरने गए हो, अगर कहाँ जाते हैं तैरने, तालाब में जाते हैं, है ना, स्विमिंग पूल चल रहे हैं आजकल, हर जगह चल रहे हैं, उनमें जो पानी साफ करने के लिए यूज़ होता है क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भैया जो आप जब उसके अंदर जाओगे तो आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, है ना, तो वो क्लोरीन के कारण हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लोरीन के द्वारा नहीं, उसके अंदर पड़े हुए यूरिन के द्वारा हो जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन भी क्या है भैया, ऑर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। और ऑर्गन से क्वेश्चन बनेगा कि बल्ब, वैद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, ऑर्गन है। कौन सी गैस है, ऑर्गन है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ऑर्गन एकमात्र ऐसी गैस है जो धरातल पर उपस्थित नहीं है, इसको बाहर से, वायुमंडल के बाहर से लाना पड़ता है। एक बात हो गई। ठीक है साहब। इसके अलावा बात करें पोटेशियम की, मैं आपको बता चुका हूँ पोटेशियम के बारे में। इसके अलावा बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम से क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो जहाँ भी CO3 रखा हो और आपसे वो डिसोल्यूशन की बात कर रहा हो, तोड़ने की बात कर रहा हो, गर्म करने की बात कर रहा हो, तो आप आंख मीच के बता देना कि भैया CO2 निकलेगी। कौन सी निकलेगी, CO2 निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जितने भी आप ये वाइट कलर के मनके पहनते हो, ये सब क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है जी। ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने वाले भयंकर वाले प्रश्न। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का समय आपके पास है। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये थी आपकी फिजिक्स की क्लास। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया। ठीक है, रात हो रही है, उसके बाद भी पूरा दिन पढ़ाने के बाद भी आपके सामने वीडियो को लेकर आया हूँ, क्योंकि समय जब मिल रहा है मैं तभी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग की ऐप तैयार हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो प्ले स्टोर से या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऐप नहीं बनी है। प्ले स्टोर पर रन करना बहुत टफ़ है ऐप को, जैसे हम लोग चैनल को रन कर पाने में टफ़ है, इस प्रकार से ऐप भी बहुत मुश्किल से रन हो पाएगा, है ना। तो आप लोगों को जो लिंक मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। 1 सितंबर से उसमें कुछ कोर्सेज लॉन्च कर दिए जाएंगे, जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेटर का कोर्स है, SSC का कोर्स है ना। इसके अलावा कुछ मैथ्स स्पेशल कोर्स, साइंस स्पेशल कोर्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही लो कॉस्ट पर। ठीक है ना। बाकी आप लोग जैसा हमें सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और प्रयास कीजिए उन लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ जो पढ़ना चाहते हैं, साइंस समझना चाहते हैं, पर उनकी समझ में नहीं आती। हमारी गारंटी है हम आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसके अलावा यूपी SSC पैट का फ्री कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग मेहनत को देख ही सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स।